यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। यह पूरी तरह अंधेरी रात थी। तेज हवाएं चल रही थी और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। अपनी सेहत की परवाह किए बिना बारिश में पूरा भीग चुका रमेश अंधेरे में एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर दौड़ता चला जा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब घबराहट, एक अजीब सी जिज्ञासा और बेबसी दिख रही थी। किसी तरह मुश्किलों को पार करते हुए रमेश आखिरकार उस बरगद के पेड़ तक पहुंचा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही। वह लगातार बुदबुदा रहा था, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। आखिरकार उसने जोर से कहा, हे मान पेड़, आपको तो सब पता है कि क्या हुआ है। कृपा करके उस शाप से हमें मुक्ति दिला दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान के लिए मेरी माँ को वापस लौटा दो। वह अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा था और साथ ही बरगद के पेड़ से जवाब भी चाहता था। लेकिन रमेश, जो कि अपनी 30 की उम्र में था, अपनी बूढ़ी माँ गमनवती के साथ एक अधूरी सी जिंदगी जी रहा था। रमेश ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। उसके पिता की मौत का एक कारण उसकी माँ गमनवती की नासमझी भी थी, जो बहुत खुदगर्ज थी और रमेश के पिता द्वारा परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की कभी कदर नहीं करती। इस समय यह परिवार ना तो बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा, क्योंकि रमेश रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ थोड़ा बहुत बचत भी कर लेता था। वह एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी में काम करता था। गमनवती को हमेशा अपने बेटे की कमाई पर घमंड रहता था। अब एक बूढ़ी माँ के रूप में उसका बस एक ही सपना था कि रमेश की जल्दी से शादी कर ले, ताकि परिवार को एक नया वारिस मिल जाए। कुछ ही हफ्तों की खोज के बाद एक स्थानीय पंडित की मदद से गमनवती ने अपने बेटे रमेश के लिए एक बहू ढूंढ ली। सभी रस्मों के बाद रमेश और चित्रा की शादी हो गई और शुरुआती दिनों में दोनों खुशी खुशी रहने लगे, जब तक कि एक दिन रमेश का एक्सीडेंट नहीं हो गया। यह कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन रमेश ठीक से चल नहीं पा रहा था और उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 1-2 हफ्ते का बेड रेस्ट लेना पड़ा। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान चित्रा ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और साथ ही अपने बीमार पति की देखभाल भी की, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी सास गमनवती से तानों का सामना करना पड़ा। जब भी चित्रा अस्पताल से घर लौटती, गमनवती कहती, हाय हाय, कैसी मनहूस है रे तू। तेरे इस घर में आने से मेरे प्यारे बेटे को कितनी सारी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। जब भी चित्रा जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर अस्पताल जाने की तैयारियां करती, गमनवती चिल्लाकर कहती, क्यों चित्रा, जल्दी जल्दी से घर के काम निपटाकर जा रही है अब अपने पति के पैसे उड़ाने बाहर? नहीं माँ जी, मैं तो अस्पताल जा रही हूँ आपके बेटे के लिए खाना लेकर। आपके बेटे? क्या वो तेरा पति नहीं है? बड़ी बदतमीज बहू पाई मैंने, हे भगवान। चित्रा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब तक उसके पति अस्पताल में थे, वो किसी तरह इन बातों को नजरअंदाज कर रही थी। ये ताने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और बेचारी चित्रा रोज शर्मिंदा और परेशान महसूस करती। उसने इस परिवार के लिए जो मेहनत और समर्पण दिखाया, उसके बदले उसे ये बेवजह की डांट और अपमान ही मिल रहे थे। यहाँ तक कि उसका पति रमेश भी उसकी तरफ से कभी बोल नहीं पाता और हर बात में अपनी माँ की गलत बातों का भी समर्थन करता। एक दिन रमेश का दोस्त कमलेश अपनी पत्नी और पिता के साथ बीमार रमेश को देखने आया। रमेश की माँ ने कमलेश का स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए कमलेश बाबू, बहुत दिनों बाद। आइए बैठिए आप लोग। चित्रा बेटी, जरा मेहमानों के लिए चाय पानी ले आना। तीनों लोग आराम से बैठ गए और फिर कमलेश और रमेश आपस में बातचीत करने लगे। गमनवती का ध्यान ज्यादा कमलेश की पत्नी विमला और उसके ससुर पर था। गमनवती बोली, वाह कमलेश के पापा, आपने तो सच में हीरा पाया है, हीरा। कितनी सुंदर और संस्कारी बहू पाई है आपने। और एक हमारी बहू है जो मुफ्तखोर और बदतमीज है इतनी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी, बस ऊपर वाले की देन है। पर गमनवती जी, आपकी बहू में तो मुझे कोई कमी नहीं दिख रही, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
कमी नहीं दिख रही? अरे जितनी कमी निकालूं हमारी मनूस चित्रा की उतनी कम है। सबसे पहली बात तो ये कि जब से ये घर में आई है तब से कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मेरे प्यारे रमेश के एक्सीडेंट के पीछे भी तो यही वजह लगती है मुझे। रोज लड़ाई करती है मुझसे, अपने पति के पैसों से महंगी महंगी चीजें घर में लाती है और पता नहीं बाहर क्या क्या करती है। गमनवती की बातों को काटते हुए कमलेश के पिता बोले, गमनवती जी, ऐसी बहू से तो भगवान बचाए जी। हमें ये सब आज पता चला जी। हमें अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद कमलेश और उसका परिवार वहां से चला गया। यह सारी बातें चित्रा ने सुन ली थी, जो रसोई में रात का खाना बना रही थी। वह अंदर से टूट गई थी, इतना कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। चित्रा ने अपनी सास और पति रमेश को खाना परोसा, फिर रमेश को डॉक्टर की बताई हुई दवाई दी और खुद बिना खाए ही सोने चली गई। पूरी रात चित्रा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसे ठीक से 2 घंटे की नींद भी नहीं आई। बाहर वालों के सामने अपनी ही सास द्वारा हुए अपमान की सारी बातें उसके दिल को तोड़े जा रही थी। थक कर परेशान होकर वह आधी रात को अकेले ही टहलने बाहर निकल गई। कोई भी जागा हुआ नहीं था और थोड़ी दूर पर उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। वह उसके पास गई और देखा कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसने देखा कि उस पेड़ की आंखें थी और वो मानो जैसे उसे अपनी ओर बुला रही थी। वह पेड़ के पास जाकर बैठ गई और अपनी सारी परेशानियां उसके सामने रख दी। और तभी कहीं से एक भारी आवाज आई, चित्रा, तुम बहुत ही भोली और सच्चे दिल की लड़की हो। तुम्हारी पीड़ा में समझता हूँ। तुमने बहुत सा अपनी सास द्वारा की गई बेइज्जती। आज के बाद अगर तुम्हारे खिलाफ उसके कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मेरा श्राप उसे लगेगा और वो हमेशा के लिए अपना इंसानी रूप खो देगी। जाओ चित्रा, आज से तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। जाओ और अब आराम से सो जाओ। चित्रा चौंक गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसने नरम दिल से पेड़ को धन्यवाद दिया और जाकर सो गई। अगली देर शाम गमनवती ने प्लान बनाया कि शहर से 2-3 परिवारों को खाने पर बुलाएंगे, जो खास तौर पर गमनवती और चित्रा ने मिलकर बनाया था। यह सब गमनवती ने जानबूझकर इसलिए किया था ताकि वो साबित कर सके कि चित्रा को खाना बनाना नहीं आता। जब सारे परिवार उनके घर पहुंचे तो रमेश ने उनका स्वागत किया। अब तक रमेश पूरी तरह से ठीक हो चुका था। खाना परोसने से पहले गमनवती ने चुपके से चित्रा द्वारा बनाए गए खाने में कोई बदबूदार पाउडर मिला दिया। सभी को 2 प्लेटें दी गई, एक चित्रा की बनाई हुई और एक गमनवती की। जब सबने खाना खत्म किया, जैसा कि गमनवती ने सोचा था, सभी ने उसके खाने की तारीफ करनी शुरू कर दी। कोई भी चित्रा की प्लेट पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। एक ने कहा, वाह गमनवती जी, आपके हाथ का खाना तो लाजवाब निकला। दिल खुश हो गया हमारा। आजकल की बहुओं को तो बस खाना बिगाड़ना ही आता है। चित्रा बेटी, कुछ सीखो अपनी सास से। सारी बातें गमनवती के हक में और चित्रा के खिलाफ जा रही थी। चित्रा तो ये सब सह भी नहीं पाई। वो किसी से आंख तक नहीं मिला पा रही, ना ही उन परिवारों से और ना ही अपने खुद के परिवार से। रमेश बस चुपचाप बैठा अपनी माँ का खाना खा रहा था, जैसे उसे चित्रा की बेइज्जती की कोई परवाह ही नहीं। दूसरी ओर गमनवती अंदर ही अंदर पूरी तरह संतुष्ट और खुश थी। गमनवती ने कहा, जी मैंने तो ये सब अपनी सास से ही सीखा भाई साहब, लेकिन मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी कहाँ जो मुझे मेरी जैसी बहू मिले। मेरी सास तो हमेशा मेरी तारीफ किया करती थी, लेकिन इस चित्रा जैसी बहू मिलने से हमारे घर के तो भाग्य ही फूट गए। सभी लोग चित्रा पर हंसने लगे और खाना खत्म करके वहां से चले गए। बेचारी चित्रा इतनी दुखी और शर्मिंदा हो गई थी कि ना तो वो ठीक से सांस ले पा रही थी और ना ही ठीक से रो पा रही। वह सबके तानों और अपमान से कांप रही थी और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। रमेश घबरा गया और तुरंत उसके पास भागा। उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का, बार बार उसका नाम पुकारा, लेकिन चित्रा कोई जवाब नहीं दे रही। दूसरी ओर गमनवती बोली, बेटे रमेश, सब नाटक है इसका। मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू किसी को नसीब ना हो। एक तो मेहमानों को नाखुश किया, ऊपर से इतने नखरे इसके। यह कहकर गमनवती सोने चली गई। रमेश हमेशा की तरह चुप था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चित्रा को लेकर चिंतित था। तो किसी तरह से
उसे अस्पताल लेकर गया। चित्रा को स्थिर कर दिया गया था, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अस्पताल की नर्सें उसकी देखभाल करेंगी। तो रमेश ने तय किया कि वो घर चला जाएगा और चित्रा को हॉस्पिटल स्टाफ के हवाले छोड़ दिया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर शहर के लोग भीड़ लगाए खड़े थे। जब वो करीब गया तो देखा कि उसकी माँ मिट्टी में बैठी अपने बाल नोच रही है और पागलों जैसी हरकतें कर रही है, और सब लोग ये सब देख रहे थे। गमनवती अपने बाल नोच रही थी और अपने चेहरे पर मिट्टी रगड़ रही थी। तभी अचानक जोरदार हवा चलने लगी और गरज के साथ तूफान आया। सबने देखा कि गमनवती की आंखें लाल और चमकदार लाल हो गई और अचानक ना जाने कहां से गमनवती अपने हाथ पांव मरोड़ने लगी और झाड़ू पर बैठकर जोरदार हंसी के साथ अंधेरे में कहीं उड़ गई। रमेश और सभी लोग ये भयानक दृश्य देखकर हैरान रहे। सभी डर के मारे अपने घरों की ओर भाग गए, रमेश को अकेला छोड़कर। रमेश इस डरावने हालात को देखकर पूरी तरह बेबस और असमंजस में था। गमनवती पूरी रात उस झाड़ू पर बैठकर पूरे शहर में उड़ती रही। वो होश में नहीं रहती थी। जो भी गांव वाला उसे आसमान में उड़ते हुए या उसका डरावना चेहरा देखता, वो एक पूरे दिन के लिए अपनी आंखें खो देता। 24 घंटों बाद उनकी आंखें ठीक हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग इस श्राप से तंग आ गए थे। रमेश को अपनी माँ की वजह से पूरे गांव के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। गमनवती दिन रात उस झाड़ू पर घूमती रहती और हर गांव वाले को डराती रही। एक खास ऐसा घंटा होता था जब गमनवती इंसान की तरह सामान्य हो पाती थी, लेकिन उस एक घंटे में उसे इतनी थकावट होती थी कि वो सहन भी नहीं कर पाती और वो बहुत रोती थी। वो अपने बेटे से मिल नहीं पाती थी, घर नहीं लौट पाती थी। उसके पूरे शरीर में दर्द होता था और जैसे ही वो एक घंटा खत्म होता, गमनवती फिर से झाड़ू पर बैठ जाती और घूमने लगती। ये कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। दूसरी ओर चित्रा अब पूरी तरह ठीक थी, लेकिन वो जैसे गहरी नींद में थी। डॉक्टरों ने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आ पा रही थी। हालांकि वो अब खतरे से बाहर थी। रमेश टूट चुका था और उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नौकरी भी खो दी। वो हर 3-4 दिन में अपनी माँ को देखता। वो अब सामान्य इंसान नहीं रही, बल्कि उस झाड़ू पर हवा में उड़ती एक डरावना चेहरा बन गई। वो ये सब देखकर बहुत रोता था और ऊपर से उसे अपनी पत्नी चित्रा की बहुत याद आती। एक रात रमेश को सपना आया जिसमें चित्रा एक बड़े बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी। अगले दिन वो उस बड़े बरगद के पेड़ के पास गया और दिल खोल कर रोया और पेड़ से विनती की कि कृपया उसके परिवार को फिर से एक कर दे। हे महान बरगद के पेड़, कल रात को मैंने आपको सपने में देखा। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। भगवान के लिए मेरी माँ और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो। आपको तो सब पता है कि क्या हुआ है। कृपया करके हमें शाप से मुक्ति दिला दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान के लिए मेरी माँ को वापस लौटा दो। रमेश, किस तरह के पति हो तुम? तुम्हारी मासूम सी पत्नी पर इतनी हफ्तों से अत्याचार होते रहे और तुम चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। क्या उस भोली सी जान पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आई, जिसने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया? जब तुम बीमार थे तब उसने तुम्हारे घर का काम संभाला। अपने सास के जहरीले तानों को अनसुना करके उसने तुम्हारे लिए अस्पताल तक खाना पहुंचाया। तुम माँ बेटे ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। हे बरगद के पेड़, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बस एक और मौका चाहिए सुधारने का। मेरी माँ का तो मुझे पता नहीं, पर आज के बाद मैं कभी भी अपनी पत्नी चित्रा पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा और हमेशा उसका साथ दूंगा। रमेश, तुम्हारी माँ गमनवती को इस पूरे महीने में अच्छा सबक मिल चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास होना जरूरी था और अब वो हो चुका है। इंतजार तो बस तुम्हारा था रमेश कि कब तुम्हें इसका एहसास होगा। जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल पहले जैसी है। तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। रही बात चित्रा की, वही लो मेरे पत्नी। इन्हें अस्पताल ले जाकर चित्रा के माथे पर रख दो, उसे तुरंत होश आ जाएगा। ये कहकर बरगद का पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। रमेश पेड़ का बार बार धन्यवाद करता है और जैसे निर्देश मिला था वैसे ही करता है। वो तुरंत अस्पताल जाता है और अपनी पत्नी चित्रा को सुरक्षित वापस घर ले आता है।
गमनवती ने अपनी गलती को गहराई से महसूस किया और चित्रा से माफी मांगी और उस दिन के बाद से वे तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।